हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो आज मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो इसमें आप लोगों को जो है बीएड वाले शामिल होंगे, डीएलएड वालों का सेकंड टाइम पेपर है, बीएड वालों का फर्स्ट टाइम में है ना, 10 से 12:15 बजे तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, है ना, क्योंकि क्या पता इसमें से आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिल जाएं, है ना। कुछ कहा नहीं जा सकता, मैंने इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही सिलेक्ट करके डाला हुआ है ना। और मैं मानता हूं कि आपको एक बार एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इसको देख लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बीएड प्लस डीएलएड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो जो है ना। इसमें मैंने लगभग 80 क्वेश्चन रखे हुए हैं फ्रेंड्स। आप मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन को बनाने में मेरे को कितना समय लगा होगा, है ना। तो आप मान के चलिए, जब भी कोई एक यूट्यूबर होता है, जब वो वीडियो बनाना शुरू करता है तो उसके पहले उसको एक पीडीएफ बनाना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो मान के चलिए 3 से 4 घंटा उसको पूरा अपलोड करते तक, वीडियो को अपलोड करते तक लग जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, और आप सभी के हित के लिए ही कोई भी यूट्यूबर है वीडियो बनाते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मैं डाल दूंगा, है ना। तो आप वहां से सीधे लिंक के माध्यम से दोनों जगहों पे आप जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का कमेंट आए। देखो, जब एक यूट्यूबर यूट्यूब में वीडियो वो डालता है तो वो चाहता है कि मतलब सामने वाले से कुछ रिस्पांस मिले, चाहे वो पॉजिटिव रिस्पांस मिले कि नेगेटिव रिस्पांस मिले। लेकिन जब वो वीडियो बनाता है तो पॉजिटिव होकर बनाता है, तो वो चाहता है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले। त्रुटि अगर हो रही है तो त्रुटि को भी पॉजिटिव रूप में आप मतलब ये बताएं कि सर यहाँ पे ये त्रुटि हुई है तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ऐसे करके, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, जो प्रश्न नहीं आएगा वो करवा रहे हो। तो ये कोई नहीं जानता कि कौन सा प्रश्न आने वाला है ना। सब मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हुए उसी बेस पे प्रश्न तैयार करते हैं, है ना। अगर कोई किसी को पता रहता तो वही सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा देता। इतना लंबा चौड़ा वीडियो कोई क्यों बना के देता है ना। सेलेक्टेड जो क्वेश्चन जो आने वाले रहते केवल उन्हीं प्रश्नों को करवा देता, अगर उनकी पहुंच उतनी तक वहां तक रहती तो ये फ्रेंड्स संभावना व्यक्त की जाती कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ये प्रश्न भी शामिल हो सकते हैं उसमें, ऐसा करके। ठीक है, तो उसी अनुरूप मैंने भी प्रयास किया हुआ है आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भरपूर सहयोग मेरे को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ फ्रेंड्स। तो हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक सफल पत्रकार या वकील बनने के लिए किस कारक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है विशिष्ट कारक, सामान्य कारक, शब्द प्रवाह या फिर मूर्त बुद्धि। तो फ्रेंड्स कुछ भी बनना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सफल पत्रकार बनने की बात हो रही है, या फिर वकील बनने की, या फिर बोल जाए शिक्षक बनने की। ठीक है, तो जो सामान्य कारक हैं वही कारक आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही विशिष्ट रूप से कोई कारक यूज़ करना है उसके बाद बनना होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सामान्य कारक के हिसाब से सफल पत्रकार, वकील, शिक्षक, ये सभी आप बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व है। ऑप्शन है निर्देशन योजना का प्रशासन एवं संगठन करना, शिक्षण योजना को नेतृत्व प्रदान करना, माता पिता की आलोचना को सुनना, या फिर विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना। तो फ्रेंड्स दिए हुए प्रश्न में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ब। देखो, जो एक प्रधानाचार्य रहता है, जो हेड मास्टर रहता है, वो क्या करता है, शिक्षण योजनाओं का जो है नेतृत्व प्रदान करता है। मान लेते हैं आपका विद्यालय है ना, और आप एक हेड मास्टर हैं, आपके अंडर में बहुत सारे शिक्षक हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आप मतलब जो भी योजना, शिक्षण योजना बना रहे हैं ना, तो उसको जैसे नेतृत्व कर रहे हैं आप, है ना। तो आप मतलब ये चाहेंगे कि आप जो शिक्षण योजना बनाए हैं कि इतना समय से इतना समय तक ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, फिर शॉर्ट रिसेस होगी, लॉन्ग रिसेस होगी, ये आपके शिक्षण योजना में ये सारी चीज़ें शामिल है। ठीक, मतलब आप नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रधानाचार्य का जो है वो प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोगों में असमानता को कहा जाता है। ऑप्शन है शील गुण, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत समीकरण, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता। जान रहे हो आप सभी कि सभी लोग अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं, है ना।
हालांकि सबका नाक है, सबका मुंह है, सबका हाथ है, ठीक है, पेट है, आँख है, दांत है, बाल है, सब चीज़ है। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं तो एक दूसरे की आंखें अलग रहती है, एक दूसरे के नाक अलग रहते हैं, कान अलग रहते हैं, उंगलियों की लंबाई अलग रहती है, हाथों की लंबाई अलग रहती है, ठीक है, लोगों की ऊंचाई अलग रहती है, रंग अलग रहते हैं, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता उनमें पाई जाती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी का नाम है। ऑप्शन है क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, समानुपाती मापनी या फिर अंतराल मापनी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि व्यक्तिगत भी भिन्नताएँ रहती है ना, तो उसको मापने की जो सर्वोत्तम मापनी है वो हमें बताना है। तो जो सर्वोत्तम मापनी है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं अंतराल मापनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, दैनिक पाठ्य योजना को होना चाहिए। ऑप्शन है यूनिट समस्या के निश्चित पक्ष पर प्रहार करने वाली, ऑप्शन ब है निर्धारित प्रक्रिया का कठोर अनुसरण करने वाली, ऑप्शन है प्रत्येक प्रक्रिया के लिए समय सारणी निर्धारित करने वाली, या फिर ऑप्शन द है छात्रों में स्वनिर्देशन की अभिवृत्ति। मतलब आप जो लगातार दैनिक पाठ्य योजना बनाते हैं, जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपको एक डेली डायरी बनाने की बात की जाएगी आपको, है ना। तो वो कैसी होनी चाहिए ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर अ, यूनिट समस्या के निश्चित पक्ष पर प्रहार करने वाली। मतलब आप जैसे कोई भी इकाई पढ़ा रहे हैं, है ना, मान लेते हैं आप गणित में या फिर पर्यावरण में अध्याय 1 पढ़ा रहे हैं, तो अध्याय 1 में मान लेते हैं सर्वे करना है, तो आपको उससे रिलेटेड जो है वो पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ेगी कि आज आप बच्चों को मतलब क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे, ठीक है, और कब ग्रुप में उनको काम कराएंगे, कब प्रोजेक्ट कार्य देंगे, ये सारी चीज़ें उनमें होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिशु व्यवहार को प्रदर्शित करता है? विभेदनशीलता, सामान्यीकरण, जन्मजात गुण या फिर एकात्मकता। तो क्या बताना है हमें? शिशु व्यवहार को जो प्रदर्शित करता है उसको बताना है। तो इनमें से क्या चीज़ है जो शिशु व्यवहार को बताता है? तो फ्रेंड्स जो सामान्यीकरण है ना, वो किसको बताता है? शिशु के व्यवहार को हमें बताता है, ठीक है, मतलब प्रदर्शित करता है। शिशु के व्यवहार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, सामान्यीकरण जो है। अगला प्रश्न है, सहयोग एक अंतः व्यक्तिक संबंधों का आधारभूत गुण है जिसका तात्पर्य होता है यह बालक के प्रारंभिक विकास में स्व केंद्रित होता है, यह ऐच्छिक होता है, इसे थोपा नहीं जा सकता, समूह की प्रत्येक इकाई के साथ मिलजुल कर कार्य करना, या फिर द ऑप्शन है बालक इसे अपनी सहमति एवं सुझावों द्वारा अनुकरण से सीख लेता है। तो जैसे ही आप लोग ऑप्शन को पढ़े होंगे, है ना, तो सहयोग की बात की जा रही है। तो सहयोग की बात जो होती है फ्रेंड्स वो कहाँ होती है? समूह की प्रत्येक इकाई के साथ मिलजुल कर कार्य करना, ये सहयोग को बताता है ना। तो जब आप अकेले रहेंगे तो किसका सहयोग करेंगे, है ना। जब आप समूह में ही रहेंगे तभी तो सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप मान लेते हैं आप अकेले हैं, कुछ मुसीबत में पड़े हैं तो आपको मतलब ज़रूरत रहेगी कि मतलब मेरे को कोई सहयोग इस मुसीबत से निकालने वाला रहे, ऐसे करके। लेकिन वहाँ पे आप अकेले ही अपना सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप दूसरे की मदद नहीं लेंगे तब तक आपका सहयोग थोड़ी होगा, है ना। तो उसी बात को यहाँ पे बोला गया है कि जब आप समूह में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तभी आपको सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। मान लेते हैं अब आपको क्रिकेट खेलना है ना, तो आप अकेले थोड़ी क्रिकेट खेल पाएंगे। आपको जैसे बैटिंग करनी है, चलो बैटिंग तो आप बैट को पकड़ के खड़े हो जाओगे, तो वो आपके लिए बॉल भी तो आनी चाहिए आपके पास, है ना। तो एक दूसरे का सहयोग हो रहा है, मतलब मान के चलिए आपके लिए कोई बॉलिंग कर रहा है, मतलब आपका सहयोग कर रहा है, आप बैटिंग कर रहे हो, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अध्यापकों और विद्यार्थियों को टाइम टेबल एक प्रकार का बंदी गृह में बंद कर देता है, यह कथन निम्न विद्वानों में से संबंधित है। ऑप्शन है फॉस, नीक, डॉल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मतलब ये बोला गया है कि यदि टाइम टेबल, हम किसी चीज़ का टाइम टेबल बना देते हैं कि इस टाइम तक ही आपको ये पढ़ाना है, मान लेते हैं 45 मिनट का आपका कालखंड है, आप शिक्षक हैं, है ना, और जैसे आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है तो उसके लिए आपको 45 मिनट मिलता है। तो क्या 45 मिनट में आप उन सारी चीज़ों को बता पाएंगे जो आपको उस टॉपिक से संबंधित बताना है? मतलब आप एक प्रकार से बंधन में, आपको केवल 45 मिनट ही मिल रहा है तो आप उसी में सॉल्व करेंगे, जो भी समस्या है तो उसको आपको समाधान करना है।
तो ये एक प्रकार से बंद मतलब आपको बंदी गृह में प्रवेश कर देता है, प्रवेश करा देता है, मान के चलिए, है ना। मतलब आपका हाथ जो है बंद जाता है, दिमाग बंद जाता है कि आपको उससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तो जब आपको पर्याप्त समय मिलेगा तो आप निश्चित रूप से जो आप सिखाना चाहते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं, उसको और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अगर लिमिटेड समय रहेगा तब आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी कथन को कौन सा विद्वान बोला है, ये हमें बताना है। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन का उत्तर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉस। क्या हो जाएगा? फॉस हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, परिश्रमी शिक्षक अपने बालकों को गुण दे पाते हैं। ऑप्शन है परिश्रम करने का, झूठ बोलने का, परिश्रम से पलायन का, या फिर दिग्भ्रम का। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो तीनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दिग्भ्रम करने का, परिश्रम से पलायन का, झूठ बोलने का, तो ऐसा तो परिश्रमी शिक्षक नहीं बोलेगा, ठीक है। वो केवल ये सिखाएगा, परिश्रम करने के लिए ही अपने बालकों को गुण देगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतत मूल्यांकन की विधा है। ऑप्शन है आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि, पारंपरिक मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि, या फिर अ तथा स दोनों ही। तो सतत मूल्यांकन की जो विधा है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर अ, आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि, ठीक है। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस टाइम सतत मूल्यांकन की जो विधि थी वो मतलब इतनी मतलब व्यवहारिक रूप में नहीं आई थी फ्रेंड्स, है ना। केवल एक शिक्षक होता था, सारे कक्षाओं को उनको देखना पड़ता था, ठीक है। तो वो कितने बच्चों का सतत मूल्यांकन करता है, ऐसा है। एक बार ईयरली एग्ज़ाम, एक बार मतलब त्रैमासिक एग्ज़ाम होता था, एक बार हाफ ईयरली होता था, एक बार वार्षिक होता था, है ना। तो धीरे धीरे उसमें फिर परिवर्तन आते गए फ्रेंड्स, है ना। अब आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन पद्धतियाँ शुरू हो गई है सतत मूल्यांकन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐसे कार्यों की सूची है जहां शिक्षक को सामाजिक अंतः प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु विद्यालय में किया जाना आवश्यक है। इनमें से कौन सी सबसे कम उपयुक्त है, ये हमें बताना है। मतलब नीचे में जो सूची दी गई है उसमें से हमें सबसे कम उपयुक्त को बताना है। क्या सूची दी गई है? कार्यों की सूची है जहाँ शिक्षक को क्या करना है, सामाजिक अंतः प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु विद्यालय में किया जाना आवश्यक है बोला गया है। तो क्या सबसे कम अनुपयुक्त है, ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन है विद्यालय को प्रौढ़ सामाजिक अंतः प्रक्रियाओं का लघु आदर्श स्वरूप बना दिया जाए। ऑप्शन बी सामाजिक अंतः प्रक्रियाओं से संबंधित छात्रों का अभिलेख तैयार करना। ऑप्शन सी है किसी समुदाय विशेष में होने वाली सांस्कृतिक घटनाओं का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी शिक्षकों को अपने छात्रों के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का उचित ज्ञान देना। तो इनमें से जो कम उपयुक्त है वो हमें बताना है फ्रेंड्स। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर अ, विद्यालय को प्रौढ़ सामाजिक अंतः प्रक्रियाओं का लघु आदर्श स्वरूप बना देना। मतलब प्रौढ़ मतलब बूढ़ा, जो बूढ़े लोग रहते हैं केवल उन्हीं की जो उनकी दखल अंदाजी हो, ऐसा टाइप का बना देना, ये उचित प्रतीत नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो ये प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है वो यही होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षण कार्य योजना, जिसको यूनिट बोलते हैं, को सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजना को कार्यान्वित करने के ढंग के रूप में। यहाँ पे शिक्षण योजना नहीं लिखी हुई फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे ये शिक्षण योजना होगी, ठीक है। देखो जब पुस्तकें मिलती हैं तो बड़े बड़े जो पुस्तक के प्रकाशक हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा त्रुटियां रहती हैं फ्रेंड्स, है ना। तो मान लेते हैं मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो स्वाभाविक सी बात है मेरे से भी कुछ त्रुटियां होंगी ही, है। मानव का स्वाभाविक गुण है कि त्रुटियां होना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बिना त्रुटि के ही सारी चीज़ों को पूर्ण कर ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक। ऑप्शन ब दिया हुआ है तार्किक क्रम में आबद्ध ज्ञान के रूप में। ऑप्शन स है विषय वस्तु की निर्माण योजना के रूप में, या फिर ऑप्शन द है किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के क्रम में स्थापित करने के रूप में। तो दिए हुए प्रश्न में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से जो सही उत्तर होने वाला फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर अ, ठीक है। अगला प्रश्न है जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ का नाम है।
ऑप्शन है प्लाज्मा, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, एंडोप्लाज्म। तो जीवन, हमारे जीवन के लिए, ठीक है, हमारा जीवन मतलब ये है कि जो भी पशु पक्षी हैं, हम हैं, है ना, तो सभी के जीवन के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, दिए हुए प्रश्न में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर स है। जीवन से जैसे जीवन, जैसे जीव द्रव्य हो गया है ना। तो कुछ देखो, कुछ ट्रिक आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। मान लेते हैं आपको करेक्ट आंसर पता नहीं है, तो प्रश्न में ऐसे कुछ शब्द दिए होते हैं जो उत्तर में भी वैसे ही मिलता जुलता शब्द रहता है ना। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब पता नहीं रहता, तो यहाँ पे जैसे जीवन हो गया है, और बाकी ऑप्शन को आप देख लेते हैं, इसमें इन तीनों में कोई ज नहीं है ना, जबकि इसमें ज से ही शुरुआत हुई है ना। तो ऐसे प्रकार से अगर आप तुक्का लगाते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या संभावना बढ़ जाती है प्रश्न के सही होने की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन है ब्राउन, रॉबर्ट, मेंडल या फिर वाल्काइन ने। तो केंद्रक की जो खोज की थी फ्रेंड्स, वो की थी मिस्टर ब्राउन ने। ठीक है, ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक पाठ योजना के निर्माण में क्या होता है ये हमें बताना है। उद्देश्य होता है समस्याओं के विश्लेषण से मुक्त रखा जाता है, मतलब उद्देश्य को समस्याओं के विश्लेषण से मुक्त रखा जाता है। ऑप्शन ब, शिक्षण क्रियाओं से छात्रों को मुक्त रखा जाता है। ऑप्शन स है, शिक्षण बिंदुओं को मूल्यांकन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। या फिर ऑप्शन द, शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकियों, प्रविधियों, संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जब एक पाठ योजना बनाई जाती है फ्रेंड्स, है ना, तो उसमें क्या होता है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकों, प्रविधियों, संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं जब आप एक कोई पाठ बना रहे हैं, मान लेते हैं एक सीखो आपने पाठ बनाया कक्षा 3 का, ठीक है। तो सीखो पाठ अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको पूरी योजनाएं बनानी होंगी कि उसको किस प्रकार से बच्चे सीखेंगे, कहाँ कहाँ पे समस्या आएंगी, उस समस्याओं के समाधान की तकनीक आप नीचे बताएंगे। कुल मिला के ये कहा जाए कि जैसे आप एक मान लेते हैं मोबाइल आप बना रहे हैं ना, अब उसमें कोई भी समस्याएं आएंगी, स्वाभाविक सी बात है ना। तो उसको बनाने के लिए विधि आप बनाएंगे पहले अपने पास, ठीक है, नए नए तकनीक बताएंगे कि इसको और किस प्रकार से अच्छे से चलाया जा सकता है करके। तो ठीक वैसी पाठ योजना के बारे में भी यही बात लागू होती है फ्रेंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालक का सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होता है? ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, वयस्क होने पर, या फिर जीवन के पहले वर्ष से ही। तो फ्रेंड्स, बालक का जो सामाजिक विकास प्रारंभ होता है वो कब से होता है ये हमें बताना है। तो दिए हुए प्रश्न में जो सही उत्तर हमें मिलने वाला है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर द, जीवन के पहले वर्ष से ही वो सामाजिक होना शुरू कर देता है ना। अब सामाजिक विकास मतलब कैसे होगा, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे वो पैदा लिया है ना, पैदा लेने के बाद फिर वो रोना शुरू करेगा, ठीक है, हंसना शुरू करेगा, ठीक है, माँ का मतलब वो स्तनपान करेगा, ठीक है, नए नए लोगों से मिलेगा, ठीक, भाषाएं सीखेंगे, भाषाएं सीखने को मिलेगी फिर उसको, जैसे कोई छत्तीसगढ़ी में उनसे बात करेगा, कोई हिंदी में बात करने वाला मिल जाएगा, कोई इंग्लिश में 2-4 शब्द उनसे बात करेगा, ठीक है। तो उनका सामाजिक विकास लगातार फिर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जीवन के पहले वर्षों से ही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके विद्यालय में ऐसे छात्र भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों का धनार्जन में हाथ बटाते हैं, इसलिए ये छात्र पढ़ाई, गृह कार्य आदि पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते। कहने का मतलब ये है कि आपके विद्यालय में ऐसे छात्र हैं जिनके घर वाले ही क्या करते हैं, ऐसा वर्क करते हैं जिनसे उनको धन प्राप्ति होती, धन बोले तो रुपया प्राप्त होती है, ऐसा व्यवसाय करते हैं, ठीक है। जिसके चलते जो बच्चा है वो जैसे स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो उसमें ध्यान नहीं दे पाता, गृह कार्य दिया जाता है तो उसमें भी वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो आप क्या करेंगे ये बताना है। ऑप्शन है, आप कक्षा में उन्हें प्रताड़ित करेंगे व उनके सम्मुख उनके माता पिता को भी बुरा भला कहेंगे जो उनके लिए शिक्षा का व्यय नहीं जुटा पाते। ऑप्शन ब है, उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर का उपहास करते हुए उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन स है, उनकी क्षमता पर संदेह करेंगे व उन्हें हतोत्साहित करते रहेंगे। या फिर ऑप्शन द, मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन एवं सहायता देकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे।
तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, तो क्या करना है, ऑप्शन नंबर द के साथ हमें जाना है 17वें प्रश्न में। देखो सभी ऑप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप उनको प्रताड़ित करेंगे। मान लेते हैं एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट को, जैसे ऐसे वर्क में गरीब फैमिली से आ रहा है वो, है ना, तो वो स्वाभाविक सी बात है वो अपने माँ बाप के साथ में कुछ पैसे कमाने के लिए काम करेगा ही, है ना। तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाएगा, जो आप काम सौंपे रहेंगे उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको क्या करेंगे, तिरस्कृत करेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे, उनके सामाजिक आर्थिक जो पक्ष है उसका उपहास करेंगे। ठीक है, उनकी जो योग्यता है उसकी ऊपर क्षमता, उनके योग्यता के ऊपर संदेह करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मतलब ये है आपको पॉजिटिव रहना है और उनको प्रोत्साहित करते रहना है, उनकी सहायता करते रहना है, ऐसा उनका मनोबल बढ़ाते रहना है, ऐसा हम लोगों को काम करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों में कल्पनाशील चिंतन प्रकट होता है, ऑप्शन है उनके विचारों को संगठन करने में, बालकों में कल्पनाशीलता का विकास करने के यंत्र के रूप में, ऑप्शन है बालकों में नेतृत्व तथा सामाजिक संप्रेषण को विकसित करने के यंत्र के रूप में, या फिर ऑप्शन द है बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। तो छात्रों में जो कल्पनाशील है वो चिंतन, कल्पनाशील चिंतन कब प्रकट होता है ये हमें बताना है। ठीक, तो 18वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर द, बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। ठीक है, वो जैसे आप कुछ मतलब आप बोले हैं ना, आप अगर आप बोलेंगे कुछ समझा रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इमेजिनेशन में चले जाते हैं। ठीक, इमेजिन करने लगते हैं कि सर ये बोले हैं तो इसका क्या होगा, इसको कैसे और सही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मतलब वो तरह तरह से तर्क लगाना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब आप शिक्षक बनेंगे या फिर आप जैसे घर में भी छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ट्रीट करते होंगे, है ना, तो कुछ उनको जैसे टास्क दे दिए तो वो टास्क को पूरा करने के लिए फिर वो नए नए तरकीब ये इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो तरकीब आप नहीं सोचेंगे उससे बेहतर तरकीब वो निकाल के रख देंगे आपके सामने में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां नंबर प्रश्न है, यदि आप यह चाहते हैं कि अधिगम प्रभावशाली हो तो सार्थक लक्ष्य का होना आवश्यक है। तो क्या होना आवश्यक है ये हमें बताना है। पाठ्यक्रम उद्देश्यों के संदर्भ में, बौद्धिक विचारों के संदर्भ में, छात्र के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के संदर्भ में, अभी शिक्षक की योजनाओं के संदर्भ में। मतलब यदि आप चाहते हैं कि अधिगम जो मतलब जो सीखना है वो प्रभावशाली हो, है ना, तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए ये हमें बताना है। मतलब सीखना तो आपको है ना, आप भी सीखेंगे और बच्चे भी सीखेंगे, तो उसका लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे कि किस मतलब किस उद्देश्य से वो सीख रहा है, क्या चीज़ उसको सीखना है इससे, है ना। मान लेते हैं आप बालक को मोबाइल दे देते हैं, ठीक है, या पेन दे देते हैं, तो वो पेन जैसे आप दिए हैं तो किस उद्देश्य के लिए उनको दिए हैं ये आपके पास होनी चाहिए। तो इसी प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सा। जैसे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि छात्र के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के संदर्भ में आपका जो सीखने वाला जो काम है वो होना चाहिए। आप जो सिखाना चाहते हैं वो किस संदर्भ में रहे कि छात्र का उद्देश्य उसमें निहित हो और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसमें निहित हो, ये बातें की जा रही है। अगला प्रश्न है, यूजीसी एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1945 में, 1953 में, 1963 में या फिर 1970 में। तो सबसे पहले तो आपको यूजीसी का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो यूजीसी का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका पूरा नाम है यूजीसी का। तो अब इसका हमें क्या करना है, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ब। 1953 में यूजीसी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, है ना। अभी यूजीसी जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे एनटीए मान लेते हैं, एनटीए के अंदर में ही यूजीसी जो है वो कार्य करती है। ठीक है, तो जैसे यूजीसी नेट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक, और नीट वगैरह, तो एनटीए के अंडर में ये यूजीसी जो है वो क्या करती है, वर्क करती है। अगला प्रश्न है,
21वें नंबर का, विद्यालय से पलायन करने वाले छात्रों से आप कैसे निपटेंगे? ऑप्शन है आर्थिक दंड देकर, अभिभावकों को सूचित करना एवं उनसे विचार विमर्श करना। ऑप्शन है परिश्रम से पलायन या फिर दिग्भ्रम का। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं आपके विद्यालय से कई छात्र क्या है पलायन कर लेते हैं, तो अब आपको पहले तो उनके कारणों का पता करना है कि क्यों वो मतलब विद्यालय से पलायित हैं, मतलब क्यों विद्यालय से बाहर रह रहे हैं, है ना। तो आप उनको कैसे इस समस्या से कैसे निपटेंगे ये बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा फ्रेंड्स, है ना, अभिभावकों को सूचित करना, उनसे विचार विमर्श करना कि बच्चा लगातार विद्यालय से क्यों भाग जाता है, क्यों इतने दिन तक गायब है। तो उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, वो तभी जान पाएंगे जब आप उनके अभिभावक से संपर्क साधेंगे, है ना, उनसे सूचना एकत्रित करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे कि मतलब बालक क्यों विद्यालय से इतने दिन तक गायब है, क्यों लगातार अनुपस्थित है, ऐसे करके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन है एक बार फिर पाठ को दोहराना चाहिए। ऑप्शन ब पाठ को दोबारा से अधिक उदाहरणों सहित पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन है विषय में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए, या फिर ऑप्शन द है पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अगला पाठ शुरू कर देना चाहिए। तो ये चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है फ्रेंड्स, है ना। तो अब बचे हुए 3 ऑप्शन में से हमें क्या करना है ये हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सफिशिएंट उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ब, मतलब पाठ को हमें दोबारा से और अधिक उदाहरणों सहित क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं मैंने जैसे पाठ 1 पढ़ाया सीखो करके, है ना। अब मैं आपको गाना शुरू करा, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, ठीक है, तरु की झुकी डालियों से सीखो नित शीश झुकाना, ऐसे करके मान लेते हैं मैं सिखा रहा हूँ, है ना। तो ये एक प्रकार से सिखाना होगा। अब मैं दूसरे प्रकार से मान लेते सिखा रहा हूँ पूरे हाव भाव के साथ में। ठीक है, तो मैं फूल पहले बना रहा हूँ, अपने दोनों हाथ से फूल बनाऊँ, ठीक, फूल से क्या क्या खुशबू आती है, पहले उसको बैकग्राउंड में ले जाऊँ, है ना, कि वो फूल के बारे में जान रहा है कि नहीं जान रहा है, पेड़ के बारे में जान रहा है कि नहीं जान रहा है, भंवरे के बारे में जान रहा है कि नहीं जान रहा है। पहले मैं उनसे ये सामान्य चर्चा कर लूँ, उसके बाद मैं अगर पाठ में प्रवेश करूँ तो निश्चित रूप से बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे बोला गया है। अगला प्रश्न है 23वें नंबर का, विद्यार्थी पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि, ऑप्शन है अध्यापक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करे, ठीक है, उन्हें उनकी योग्यता अनुसार एवं आवश्यकता अनुसार विषय ज्ञान दिया जाए, ये भी ठीक लग रहा है, वीडियो कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाया जाए, चलो देखते हैं आगे। ऑप्शन है उन्हें बताया जाए कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु उनके लिए आवश्यक है। तो विद्यार्थी पाठ में तभी रुचि लेंगे, कब लेंगे ये हमें बताना है। तो 23 नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, दिए हुए ऑप्शन में से जब पढ़ेंगे आप, है ना, 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जैसे आप जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं अगर वो पाठ उनकी योग्यता अनुसार उनकी आवश्यकता अनुसार है, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो उस पाठ को पढ़ने में रुचि जरूर लेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं अभी उनको लेसन 1 में जैसे सामान छोटे छोटे चीज़ें आपको वो सिखानी है ना, तो क्या करेंगे, मतलब तो मान लेते हैं आप अकबर बीरबल वाला कहीं सुनाना शुरू कर दिए, है ना, और कोई कठिन मतलब पाठ पढ़ाना शुरू कर दिए, है ना, तो जिनकी आवश्यकता है ही नहीं अगर आप वो कर रहे हैं तो वो बच्चे थोड़ी सीखेंगे उसमें, है ना। उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी योग्यता अनुसार आप पार्ट सेलेक्ट करके टॉपिक सेलेक्ट करके जब आप उनको पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे क्या है रुचि लेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय संरक्षक मतलब स्कूल कस्टोडियन में निम्नलिखित योग्यता का होना अनिवार्य है, मतलब विद्यालय का जो संरक्षक है उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए हमें बताना है। ऑप्शन है वह एक स्नातक हो तथा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त हो। ऑप्शन ब उसे अनेक प्रकार की मशीनों के प्रयोग की दक्षता हो। ऑप्शन स अधिकारी वर्ग तथा अभिभावकों से श्रेष्ठ संबंध स्थापित करने की योग्यता हो, या फिर ऑप्शन द है उसे स्वच्छता की विधियों की पर्याप्त योग्यता न हो। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, है ना हो करके लिख दिया, ये गलत ऑप्शन है, इसको पहले से एलिमिनेट कर देना है। अब बच गया 3 ऑप्शन, तो तीनों ऑप्शन में से जो सफिशिएंट उत्तर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, सफिशिएंट जो लग रहा होगा वो दिखाई पड़ रहा होगा
ऑप्शन नंबर स, अधिकारी वर्ग तथा अभिभावकों से श्रेष्ठ संबंध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए उसमें। तो 24वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर स है। देखो कैसे, मान लेते हैं आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान मतलब एकदम से आपकी डिग्री डिप्लोमा बहुत ज़्यादा हाई है ना, और मान लेते हैं आप अभिभावक से अच्छे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, आप उनसे रूडली व्यवहार करते हैं, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई की मतलब अहम दिखाते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे करके कहीं आप बताएंगे तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे संरक्षक नहीं बन पाएंगे। ठीक, आप अभिभावक से नॉर्मली बात करिए, जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनसे आप नॉर्मली बात करिए, ठीक है, मतलब आप उनसे सामंजस्यपूर्ण बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक विद्यालय के अच्छे संरक्षक स्थापित हो जाएंगे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक लाभ निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन है छात्र सुधार से, शिक्षक सुधार से, प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति या फिर समाजोपयोगी शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही है, वो सर्वाधिक लाभ कहाँ प्रदान करता है ये हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ब, शिक्षक सुधार। प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक लाभ क्या होगा कि शिक्षक सुधार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ब इसमें सही ऑप्शन है। मेरे को ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है ना, आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। मेरे को तो ये समाजोपयोगी शिक्षा बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन जहाँ से मैंने ये प्रश्न लिया है वो ऑप्शन नंबर ब को ही लिया था, इसलिए मैं भी ऑप्शन ब को ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। आप लोग थोड़ा उत्तर को और चेक करके मेरे को कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री। ऑप्शन ब शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ। ऑप्शन स छात्रों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त संगठित अनुभव, या फिर ऑप्शन द विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर स। कौन सा सही उत्तर लग रहा है? ऑप्शन नंबर स लग रहा है, छात्रों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त संगठित अनुभव। अगला प्रश्न है, दैनिक शिक्षण प्रक्रिया का न्यूनतम आवश्यक अंग है। ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षण दिवस के शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण आगामी दिन की कक्षा की योजना को सुस्पष्ट करना, शिक्षण आगामी दिन की कक्षा की योजना को सुस्पष्ट करना। दोनों ऑप्शन सेम टाइप का दे दिया है फ्रेंड्स, है ना, सुस्पष्ट करें करके लिखा हुआ है ऑप्शन में। द ऑप्शन है शिक्षण के बाद 15 मिनट का समय छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रदान करना। तो दैनिक शिक्षण प्रक्रिया में जो न्यूनतम आवश्यक वाला अंग है वो हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर अ, प्रत्येक शिक्षण दिवस के शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। ये न्यूनतम आवश्यक अंग है ना। बाकी ये सभी क्या है, आवश्यक है, लेकिन ये कम आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दंड उसी स्थिति में सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध होगा जबकि यह अपराध के औचित्य के अनुरूप हो। ऑप्शन ब प्रत्येक अपराध के लिए नियमबद्ध दंड हो, विधान हो। ऑप्शन स यह अपराध के कारणों पर प्रभावी हो, या फिर ऑप्शन द यह कक्षा द्वारा निर्धारित किया गया हो। तो देखो ये कक्षा द्वारा निर्धारित किया गया हो, ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, है ना। ये हमें अब बच गए 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो दिए हुए सही ऑप्शन में से जो सही जो ऑप्शन दिए उसमें से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर स, यह अपराध के कारणों पर प्रभावी हो। मतलब दंड उसी स्थिति में सर्वाधिक प्रभावी होगा कि मतलब वो क्यों मतलब वो किस कारण से उसको दंड दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ अलग कोई अलग किया हो और दंड किसी दूसरे को मिल गया हो, है ना। तो उस चीज़ से हमें क्या करना है, बचना है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षा के लिए एक पाठ इकाई के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। ऑप्शन है पाठ्यक्रम निर्माता को उस शिक्षक के द्वारा जिसका स्थानीय संपर्क उत्तम है।
ऑप्शन है छात्र शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग के द्वारा, या फिर द ऑप्शन छात्र समूह द्वारा। क्या हमें बताना है कि प्रभावी शिक्षा के लिए एक पाठ इकाई बनाना है, तो उसके लक्ष्यों का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए हमें बताना है। तो 29 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर स, छात्र शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग के द्वारा जो है एक प्रभावी शिक्षा जो है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है। मतलब एक प्रभावी शिक्षा जो है वो कक्षा में बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूनिट है, यूनिट क्या चीज़ है ये हमें बताना है। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त संपूर्ण पाठ्य योजना, ठीक है। ऑप्शन ब, उद्देश्यों एवं शिक्षण विषय वस्तु को एक संगठित रूप में क्रियान्वित करने की योजना। ऑप्शन स, एक ऐसी योजना जिसे छात्रों की आवश्यकता के आधार पर अभिकल्पित किया जाता है। अभिकल्पित मतलब डिज़ाइन किया जाता है। ऑप्शन द है, अधिगम क्रियाओं की दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है ना। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हमारे पास निकल के आती है फ्रेंड्स वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द, क्या है, अधिगम क्रियाओं की दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है। मतलब यूनिट वो होती है फ्रेंड्स, क्या होती है कि मतलब सीखने की क्रियाओं के एक दीर्घ श्रृंखला होती है। ऐसा तो नहीं सीखना रहता है तो आप तुरंत सीख जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। सीखने की भी एक अपनी प्रक्रिया रहती है उस, है ना। कोई बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चे बहुत लेट से सीखते हैं। उसके लिए भी यूनिट बनाई जाती है कि इतने दिनों में समान एवरेज एक निकाला जाता है कि इतने दिनों में बच्चे जो है इस यूनिट को सीख जाएंगे। ऐसा करके उसमें निश्चित रूप से उद्देश्य जो क्या रहते हैं वो वर्णित रहते हैं फ्रेंड, ठीक है, और क्रम से वर्णित रहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समाज शास्त्री एवं अपराध शास्त्रियों की नज़र में अपराध है, ऑप्शन है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर तक सीमित, निम्न बौद्धिक वर्ग के व्यक्तियों तक सीमित, उपर्युक्त दोनों संबंधित नहीं है, या फिर ऑप्शन है आनुवांशिक गुणों तक। मतलब समाज शास्त्री एवं अपराध शास्त्रियों की नज़र में अपराध क्या है ये हमें बताना है। तो 31 का जो सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन स, मतलब उपर्युक्त दोनों में से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्नलिखित में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। मतलब जो शैक्षिक उपलब्धि है छात्रों की उसको कौन सर्वाधिक प्रभावित करता है, अशैक्षिक कारक हमें बताना है, ठीक। ऑप्शन है स्वाध्याय की आदतें, ये तो सही लग रहा है भाई, मतलब ये तो प्रभावित करता ही है, ठीक। लेकिन ये क्या अशैक्षिक है ये हमें बताना है। विद्यालय के बाहर छात्र के उत्तरदायित्व, ऑप्शन है छात्र की प्रेरणाएं, या फिर ऑप्शन है छात्रों की संवेगों से मुक्ति। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर स, छात्र की प्रेरणाएं। ये अशैक्षिक कारक है, बाकी सब क्या है शैक्षिक कारक है। स्वाध्याय की आदतें, विद्यालय के बाहर छात्र के उत्तरदायित्व और छात्रों की संवेगों से मुक्ति, ये सब क्या है शैक्षिक कारक है फ्रेंड्स। बाकी छात्र की प्रेरणाएं जो है वो अशैक्षिक कारक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है, ऑप्शन है एक सर्विस स्टेशन सहायक की तरह जो छात्रों को अनेकानेक प्रकार से ज्ञान से पूर्ण करता है, अच्छा लग रहा है ये। ऑप्शन ब है एक पुत्री की तरह जो छात्रों की व्यक्तिगत एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऑप्शन स है एक पथ प्रदर्शक की तरह जो छात्रों के अधिकाधिक विकास के पथ को प्रशस्त करता है, या फिर ऑप्शन द एक निर्देशक की तरह जो कक्षा में छात्रोपयोगी अनुभवों का चयन एवं व्यवस्था करता है। तो दिए हुए जो सभी ऑप्शन हैं बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, है ना, लेकिन इसमें से भी हमें बेस्ट ऑप्शन को निकालना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर स, एक पथ प्रदर्शक की तरह जो छात्रों के अधिकाधिक विकास के पथ को प्रशस्त करता है। ये शिक्षक का क्या है प्राथमिक कर्तव्य है। प्रायः पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षिकाएं निम्नलिखित शिक्षा स्तर के विद्यालय में अधिक पाई जाती हैं। ऑप्शन है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर, या फिर कॉलेज द्वारा। तो फ्रेंड्स 34 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर अ, प्राथमिक स्तर पर। लेकिन मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज के डेट में वर्तमान में, ठीक है, सभी जगह पे चाहे वो हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, ठीक है, सभी जगह इनकी जो महिलाएं हैं
उनकी मतलब जो आवश्यकताएं हैं वो खुद को इस काबिल बना चुके हैं कि वो सभी जगह बराबर मेहनत से ठीक कंधे से कंधा मिला के उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन अ है, लेकिन मैं इस उत्तर को पूर्ण सहमति नहीं देता हूँ, क्योंकि मिडिल स्कूल में भी बहुत सारी शिक्षिकाएं काम करती हैं। ठीक है, हाई स्कूल में भी, हायर सेकेंडरी में भी, कॉलेजेस में भी, है ना। तो ये नगण्य उत्तर है, मान के चलिए। ठीक है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, विद्यालय परिषद द्वारा या फिर छात्रों द्वारा। तो शिक्षण सामग्री का चयन कौन करेगा भाई, है ना। तो ये हमें बताना है। तो 35 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर अ, शिक्षकों के द्वारा शिक्षण सामग्री का चयन करना है। शिक्षण सामग्री के कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण सामग्री है ना, अधिगम सामग्री है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो कौन यूज़ करेगा उसको, शिक्षक ही बेहतर तरीके से यूज़ करवा सकता है ना। वो छात्रों को बोलेगा कि देखो ऐसे आप सामग्री पहले देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो छात्रों की तरफ से जवाब आएगा हाँ या ना। ठीक है, जो भी जवाब आता है फिर वो इस एक स्टेप आगे बढ़ेगा शिक्षक जो है वो, है ना। फिर अलग अलग सामग्रियों के साथ वो उनको अधिगम सिखाने की कोशिश में लग जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र प्रायः अपने शिक्षकों को निम्नलिखित कारण से सम्मान प्रदान करते हैं। ऑप्शन है कानून प्रभुत्व, ऑप्शन ब शिक्षक का व्यक्तिगत व्यक्तित्व तथा छात्र कल्याण के कार्य, ऑप्शन स है परिपक्व एवं उच्च सामाजिक स्तर, या फिर ऑप्शन द है पिता तुल्य प्रतिस्थापन। तो देखो फ्रेंड्स, दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ब, शिक्षक का व्यक्तिगत व्यक्तित्व तथा छात्र कल्याण के कार्य जो है वो छात्र जो है क्या करते हैं, प्रायः शिक्षकों को इसी कारण से सम्मान प्रदान करते हैं। ऐसे बालक जो नर्सरी एवं किंडरगार्टन शिक्षा प्राप्त करते हैं वे होते हैं। ऑप्शन है सामाजिक समायोजन में उत्कृष्ट, कक्षा कार्यों में उत्कृष्ट, नगण्य रूप में लाभदायक, या फिर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, दो ऑप्शन तो बिल्कुल क्या है, गलत ही दिखाई पड़ रहा है। कौन कौन सा, ऑप्शन नंबर द स और द। ठीक है, तो अब बचे हुए दो ऑप्शन में से हमें क्या करना है, जो सही उत्तर है वो प्राप्त करना है। तो 37 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ब, कक्षा कार्यों में वो क्या रहते हैं, उत्कृष्ट रहते हैं। ठीक, जो नर्सरी और किंडरगार्टन से शिक्षा प्राप्त करते हैं वो मतलब ना कक्षा कार्य में क्या रहते हैं, उत्कृष्ट रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि सारे बच्चे उत्कृष्ट रहते हैं कक्षा कार्यों में, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कुछ बच्चे रहते हैं, आप सभी को पता है कि सभी बच्चे एक प्रकार से नहीं सीखते हैं। सभी की सीखने की जो स्पीड रहती है वो अलग रहती है, सभी की सीखने की जो आयु रहती है वो अलग रहती है ना। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सभी बच्चों के ऊपर लागू नहीं होती कक्षा कार्यों में वो उत्कृष्ट रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी बच्चे ऐसा नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न है, समूह खेलों से बालकों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। ऑप्शन है अन्य बालकों के सापेक्ष अपनी कुशलताओं का आकलन कर लेते हैं, ठीक लग रहा है। ऑप्शन ब सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। ऑप्शन स शारीरिक व्यायाम हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी है शारीरिक मांसपेशीय विकास हो जाता है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन प्रतीत हो रहा है फ्रेंड्स वो हो रहा है ऑप्शन नंबर ब, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं। बच्चे अगर समूह में खेलते हैं, है ना, तो उसका लाभ ये होता है कि वो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपना समायोजन करना सीख लेते हैं। मतलब वो जैसे उनको कुछ आवश्यकताएं पड़ रही है ना, कुछ खेल खेल रहे हैं, मान लेते हैं नदी पहाड़ खेल रहे हैं, है ना, तो उससे वो क्या सीखेंगे, नदी के बारे में सीखेंगे, पहाड़ के बारे में सीखेंगे। साथ ही वो ये सीखेंगे कि नदी मतलब नदी में जैसे ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, नदी को पार करना है ना, तो वो अकेले तो पार नहीं कर पाएगा, तो वो फिर किन की मदद लेगा, अन्य लोगों की मदद लेगा, है ना। तो जिससे उसकी क्या होगी, सामाजिकता का उनका क्या होगा, विकास होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। क्या बताना है हमें, जो गुण नहीं पाया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है वाद विवाद प्रविधियाँ, गृह कार्यों का बोझ, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाला अवसर, या फिर पाठों का रटना।
तो प्रभावी शिक्षण की बात की जा रही है और वो जो गुण है वो नहीं पाया जाता, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर द, पाठों का रटना जो है वो प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, सीखने की सर्वोत्तम विधि निम्नांकित में से है। ऑप्शन है वार्तालाप विधि, प्रदर्शन विधि, करके सीखने की विधि या फिर भाषण विधि। तो सीखने की जो सर्वोत्तम विधि है, पता है, ऑप्शन देखते ही आप लोगों को पता चल गया होगा। करके सीखने की जो विधि है वो क्या है, सर्वोत्तम विधि है सीखने की। ठीक है, मतलब आप लोगों को जब मौका मिलेगा, मान लेते हैं जैसे आपको मोबाइल बनाना सीखना है ना, मोबाइल बनाना सीखना है, तो वो तभी सीख पाएंगे जब आप करके सीखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी समझा दिया गया उसके बाद आप सीख जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तब आप मोबाइल बनाना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, ऐप्स डेवलप करना आप सीख जाएंगे, वीडियो एडिट करना सीख जाएंगे, फ़ोटो एडिट करना सीख जाएंगे। जब आप खुद करेंगे तभी तो सीखेंगे, है ना। वैसे ही जब बच्चों को मौका मिलेगा करने की, है ना, मान लेते हैं उसको अ बनाना है तो लगातार प्रयास करेंगे अ बनाने की। ठीक है, कुछ गलतियाँ होंगी, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार होते जाएगी। तो जब वो करते जाएंगे तो वो करके सीखेंगे तो वो क्या होगा, सीखने की वो सर्वोत्तम विधि में शामिल हो जाएगा फिर वो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मातृभाषा का अर्थ है, ऑप्शन है परिवार में माता पिता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ऑप्शन ब है केवल माता पिता के द्वारा सीखी गई भाषा। ऑप्शन स है केवल समाज के द्वारा सीखी गई भाषा, या फिर ऑप्शन द है समाज के बुद्ध जनों की मौखिक भाषा जो परिनिष्ठित तथा परिष्कृत होती है, जिसमें उस क्षेत्र विशेष की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। तो मातृभाषा का अर्थ हमें बताना है फ्रेंड्स, है ना। तो ये बहुत सुना सुना सा शब्द है मातृभाषा, और इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। मतलब ये ऐसी भाषा होती है, मातृभाषा जो है वो, कि समाज के बुद्ध जनों की मौखिक भाषा होती है। ठीक है, जो परिनिष्ठित होती है तथा परिष्कृत होती है, जिसमें उस क्षेत्र विशेष की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, ये मातृभाषा होती है। मान लेते हैं मेरे ख्याल से ये ऑप्शन मेरे को सफिशिएंट नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, ये सही उत्तर नहीं लग रहा है। मातृभाषा का ये अर्थ हो जाता है मेरे हिसाब से कि परिवार में माता पिता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वो मातृभाषा के श्रेणी में आती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन द भी इस प्रश्न का सही उत्तर लग रहा है, तो चलो ऑप्शन द को ही क्लियर करते हैं, ऑप्शन द ही इस प्रश्न का सही उत्तर मान लेते हैं। ठीक है, यदि आपके पास इस प्रश्न का और उत्तर होगा, है ना, तो आप सफिशिएंट उत्तर देने की कोशिश करिएगा फ्रेंड। ठीक, ऑप्शन अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिक्षा जिसको एजुकेशन बोला जाता है, शब्द की उत्पत्ति जिस लैटिन शब्द से हुई है वह है। ऑप्शन है एजुकेटम, एजुकेयर, एजुकियर या फिर उपरोक्त सभी। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, एजुकेशन जो शब्द है वो किससे उत्पत्ति हुई है, ये हमें बताना है। तो उपर्युक्त सभी से ये उत्पत्ति हुई है। सभी क्या है, लैटिन शब्द है। ठीक, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुकियर, मतलब एजुकियर, एजुकेयर और एजुकेटम। ठीक है, ये सभी क्या चीज़ हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं, और इन्हीं शब्दों के माध्यम से ये एजुकेशन शब्द बना हुआ है। इसलिए ऑप्शन द हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र कक्षा में शिक्षण के दौरान बेझिझक प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन तो क्या क्यों पूछते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन अ है यदि उनका ध्यान पढ़ाई में हो। ऑप्शन ब यदि अध्यापक योग्य हो। ऑप्शन स यदि पाठ कठिन हो। या फिर ऑप्शन द यदि उन्हें अध्यापकों की सहानुभूति और विश्वास प्राप्त हो। तो सहानुभूति और विश्वास प्राप्त हो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पाठ कठिन हो ये भी इससे मतलब नहीं है। बच गया दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन को क्या करना है, चूज़ करना है। यदि उनका ध्यान पढ़ाई में है ना, यदि उनका ध्यान पढ़ाई में है तो वो क्या करेंगे, बेझिझक क्या है, प्रश्न पूछ पाएंगे। ठीक है, वैसे ही ये ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन होना था फ्रेंड्स, है ना। यदि उनका ध्यान पढ़ाई में हो, पहला चीज़ सही है, और उनको अध्यापकों की सहानुभूति और विश्वास अगर मिल जाता है। ठीक है, जब शिक्षक का विश्वास बच्चे के ऊपर रहेगा तभी तो बच्चा जो है वो प्रश्न कर पाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो एक ही ऑप्शन में होना था मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप बेहतर उत्तर ज़रूर चुन सकेंगे। ठीक,
अगला प्रश्न है, छात्रों में मूल्यों के विकास का दायित्व होता है। ऑप्शन है माता पिता का, प्राचार्य अध्यापक का, सामाजिक संस्थाओं का, या फिर उपर्युक्त सभी का। तो 44 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर द। तो छात्रों में जो मूल्यों का विकास होता है वो केवल माता पिता के द्वारा नहीं होता, उसमें प्राचार्य और अध्यापकों का भी हाथ होता है और सामाजिक संस्थाओं का भी हाथ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन है जन्मजात, अर्जित, ज्ञान से विकसित, या फिर सभी अध्यापक में। तो जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है फ्रेंड्स वो होती है ऑप्शन नंबर ब, अर्जित की जाती है जिज्ञासा जो है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है मेरे हिसाब से मैं ये जन्मजात को करूँगा, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसकी बहुत सारी जो जिज्ञासाएं होती हैं वो मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और उसको अर्जित नहीं किया जाता फ्रेंड्स, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ब गलत है, ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, ऑप्शन है चुपचाप शांत बैठे हों, प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हों, अध्यापक की हर बात लिख लेते हों, या फिर साफ सुथरे स्कूल ड्रेस में हों। तो फ्रेंड्स कक्षा शिक्षण कब अच्छा होगा ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर फ्रेंड्स 46 का वो है ऑप्शन नंबर ब, प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो तभी क्या है कक्षा शिक्षण जो है वो अच्छा होता है। फ्रेंड मान लेते हैं आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका जवाब ही नहीं मिलेगा तो आप निराश हो जाएंगे फिर, है ना। मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उसका आपको जवाब मिले, आप जैसे प्रश्न कर रहे हैं तो, और छात्र भी जैसे प्रश्न कर रहे हैं उनको अगर उसका जवाब मिल जा रहा है तो क्या है दोनों तरफ से फिर पारस्परिक जो है आदान प्रदान होगा प्रश्नों का उत्तरों का, तो फिर वो जो कक्षा जो है वो कक्षा शिक्षण जो है वो अच्छा माना जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है। ऑप्शन है शिक्षक से व्यवसाय ही मिले, ऑप्शन ब शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही मिले, ऑप्शन सी किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए, या फिर ऑप्शन द है शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो। तो फ्रेंड्स 47 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर अ, शिक्षा से व्यवसाय ही मिले, ये व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है फर्नीचर्स प्ले एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट। तो किसने कहा है कि फर्नीचर प्लेज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट। तो सी के मिश्रा ने, अयंगर ने, पी सी रेन ने, या फिर दीक्षित ने। मतलब जो फर्नीचर हैं आप सभी को पता होगा, जो डेस्क वगैरह होती है, कुर्सियाँ होती हैं, ठीक, वो मतलब एक्सट्रीमली रोल करती हैं किस मतलब कोई भी चीज़ को सीखने में। तो कौन इसको बोला है ये हमें बताना है। तो 48 का जो सही उत्तर होने वाला फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर द, दीक्षित ने कहा है कि फर्नीचर जो है वो प्लेस एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब सीखने सिखाने में जो फर्नीचर्स का जो योगदान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं आपके पास एक टेबल है ना, आप टेबल के माध्यम से आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि देखो ये टेबल है ना। अगर वो टेबल जो है वो वर्गाकार है तो आप वो बच्चों को गणित के रूप में भी उसका उदाहरण दे सकते हैं। टेबल यदि आयताकार है तो आप उसको गणित के रूप में बता सकें कि देखो आयताकार का ये रूप होता है, मतलब ऐसे आकार का होता है आयताकार जो है, इसमें 4 कोने होते हैं, 4 कोण होते हैं, आमने सामने की भुजा देखो इसकी बराबर है, इसकी 4 भुजाएं ये है ना, और इनके 4 कोण ये हैं, ऐसे करके आप बता सकते हैं। तो फर्नीचर भी सिखाते हैं, ऐसा है। अगला प्रश्न है, विद्यालयीन फर्नीचर में सम्मिलित है डेस्क, कुर्सी, श्यामपट्ट, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जैसे ऑप्शन को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से क्या होगा ये हमें बताना है। छात्र स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है। स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है, ऑप्शन से उनके माँ बाप प्रधानाध्यापक से शिकायत करते हैं, या फिर ऑप्शन द छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सफिशिएंट उत्तर दिखाई पड़ रहा है 50वें नंबर का वो है ऑप्शन नंबर द।
मतलब जो छात्रों के मन में स्कूल के प्रति जो है उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। वो उग्र हो सकते हैं कि स्कूल में ऐसा ही होता है क्या, ऐसा ही होता है क्या, ऐसे करके उनके दिमाग में चलने लगेगा। फिर वो जीवन भर उसी मतलब सोच में क्या करेंगे, स्कूल आना बंद कर देंगे। फिर वो आपके प्रति क्या करेंगे, नकारात्मक रवैया अपना सकते हैं। ये है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगमन प्रणाली का अर्थ है, ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, नियम से उदाहरण की ओर जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 51 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। आगमन प्रणाली का अर्थ है, ठीक है। आधुनिक युग में खेल द्वारा शिक्षण पद्धति को शिक्षा जगत में लाने का श्रेय जाता है। ऑप्शन है हेनरी कार्ड बलकुक को, मैडम मॉन्टेसरी को, मदर टेरेसा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब आधुनिक युग में जो खेल द्वारा शिक्षण पद्धति जो सुझाया गया है वो किसके द्वारा सुझाया गया है ये हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन स बताया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन स के साथ मैं नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ब जो है मैडम मॉन्टेसरी जो है वो खेल द्वारा शिक्षण पद्धति को लाने वाली हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग चेक करिएगा, क्योंकि जो बुक मैं आपको जो प्रश्न बनाया हूँ, जिस बुक से बनाया हूँ उस बुक में मेरे को लग रहा है कि ना सही उत्तर नहीं दिया गया बहुत सारे प्रश्नों का। तो मैं मेरे हिसाब से ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। और श्रेष्ठ उत्तर अगर आपके पास होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ECE का पूरा अर्थ है ना। ECE का पूरा अर्थ क्या होगा ये हमें बताना। ECE का पूरा अर्थ क्या होगा बताना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, एक्सेप्शनल चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, सेंटर्ड एजुकेशन है, एक्सेप्शनल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, या फिर अर्ली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ECE का जो फुल फॉर्म होने वाला है दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है वो ECE का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है 54वें नंबर का। 1986 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित शिक्षा नीति को किस नाम द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स दिए हुए उत्तर में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अभी जो हमारे यहाँ शिक्षा नीति लागू है वो 2020 वाली है फ्रेंड्स, है ना। 2020 वाली शिक्षा नीति है। इसके पहले 1986 वाली जो थी, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा योजना की आवश्यकता है। ऑप्शन है केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, अ तथा ब दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा योजना की आवश्यकता जो पड़ती है फ्रेंड्स वो अ एवं ब दोनों स्तरों पर पड़ती है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पे हो या फिर प्रांतीय स्तर पे हो, ठीक है। तो 55 नंबर का जो सही उत्तर है वो है स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कूल को सामाजिक आविष्कार कहा है। ऑप्शन है ओटावे ने, रायबर्न ने, नन ने, या फिर विलियम ने। तो स्कूल को जो सामाजिक विकास बोला है फ्रेंड्स वो किसने बोला है, ओटावे ने बोला है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ सके इसके लिए विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए। खुला स्थान की, बड़ा खेल के मैदान की, समुचित अध्ययन कक्षों की, या फिर पुस्तकालय की। तो विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ सके तो इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में। वो क्या होनी चाहिए हमें बताना है। तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर स, ठीक। वैसे तो उपयुक्त सभी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि विद्यार्थी जो है अच्छी तरह से पढ़ सके तो इसके लिए जो विद्यालय में होनी चाहिए वो सभी चीज़ों की होनी चाहिए, है ना। चाहे वो खुला स्थान हो, बड़ा सा खेल मैदान हो, समुचित अध्ययन कक्षों की हो, और पुस्तकालय की भी उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी होना चाहिए था इस ऑप्शन में, लेकिन मैं ऑप्शन स के साथ जाना चाहूँगा फ्रेंड, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। ऑप्शन है पारिवारिक परिवेश पर, ठीक है, ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर,
ये भी ठीक है। किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन द है प्रारंभिक जीवन में घर में दी गई पढ़ाई। तो फ्रेंड्स बालकों की जो बुद्धि है ना, वो किस पर निर्भर करती है, ये हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर अ, पारिवारिक परिवेश पर वो निर्भर करती है कि उसका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, मतलब क्या उनके घर में अच्छे पढ़े लिखे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, ये सब क्या उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए। ऑप्शन है सरकारी तंत्र को, निजी तंत्र को, शिक्षित व्यक्तियों को, या फिर सरकारी व निजी तंत्र को। प्रौढ़ शिक्षा मतलब साक्षर भारत वाली बात की जा रही है फ्रेंड्स, है ना। तो किसको सौंपना चाहिए ये बताना है हमें। तो 59 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर द, सरकारी व निजी तंत्र को सौंपना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपका मित्र बीमार है और उसे कैंसर है, आप क्या करेंगे ये बताना है। ऑप्शन है मित्र को उसकी बीमारी से अवगत कराएंगे, वह सही प्रकार से चिकित्सा कराने में सहयोग देंगे। ठीक लग रहा है ये ऑप्शन। तो ऑप्शन बी, मित्र से उसका रोग नहीं बताएंगे। ऑप्शन सी है मित्र के परिवारजनों को उसके रोग के बारे में बताएंगे और उन्हें धैर्य रखने को कहेंगे। या फिर ऑप्शन द है तटस्थ रहेंगे। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स 60 नंबर का, वो है ऑप्शन नंबर अ, मित्र को उसकी बीमारी से अवगत कराएंगे, वह सही प्रकार से चिकित्सा कराने में उनका क्या करेंगे, सहयोग देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि। ऑप्शन है बच्चे स्वयं करके अधिक अच्छा समझते हैं, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। यह अधिक रुचिकर है। ऑप्शन सा है बच्चे क्रियाशील रहना पसंद करते हैं। या फिर ऑप्शन द, इससे बच्चों को व्यस्त रखने में सहायता मिलती है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही और सफिशिएंट उत्तर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे स्वयं करके अधिक अच्छा सीखते हैं, ये करके सीखने को उपयोगी बनाता है। अगला प्रश्न है, छात्र सर्वोत्तम रूप में सीखते हैं। ऑप्शन है सुनकर, पढ़कर, स्वयं करके, या फिर देखकर। तो इसका उत्तर ऊपर ही मिल गया फ्रेंड्स, छात्र स्वयं करके सर्वोत्तम रूप से क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया है। परीक्षा तथा मूल्यांकन के क्षेत्र पर, व्यावसायीकरण पर, अनुसंधान पर, या फिर निर्देशन पर। तो फ्रेंड्स 63 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ब, व्यावसायीकरण पर। मतलब यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये एक उद्देश्य ये है कि बच्चा शिक्षा ग्रहण करे तो साथ ही वो उस शिक्षा से क्या व्यवसाय शुरू कर सकता है, इसका भी उनको नॉलेज होना चाहिए। इस पर जो है बहुत मजबूती से क्या दिया गया है, बल दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम हो सकती है। राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, या फिर मातृभाषा। तो जैसे ऑप्शन को सुने देखे होंगे तो समझ में आएगा कि मातृभाषा जो है वो शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम हो सकती है। ठीक है। तो 64 नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर द। दृश्य सामग्री के महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक हैं। दृश्य सामग्री की बात की जा रही है, तो कम लाभदायक किसके लिए होगा ये हमें बताना है। जो पढ़ने में सामान्य स्तर के होते हैं, जो उच्च स्तर के होते हैं, जो निम्न स्तर के होते हैं, जो आँखों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दृश्य सामग्री की बात की गई है फ्रेंड्स। तो दृश्य सामग्री जो है कम उपयोगी है, कम लाभदायक है, वो किसके लिए है, वो जो उच्च स्तर के होते हैं। मतलब दृश्य सामग्री है वो, और जो बच्चा जो है वो जिनकी जो IQ लेवल बहुत अच्छी है ना, और वो और बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को समझ पाते हैं, तो उनके लिए जो दृश्य सामग्री है वो कम लाभदायक है। बाकी जो बच्चों के लिए वो दृश्य सामग्री जो है वो बहुत लाभदायक रहेगी। अगला प्रश्न है, अध्यापक में निम्न में से प्रमुख गुण होना चाहिए। ऑप्शन है भाषण कला में पारंगत, अध्यापन में दक्षता, अनुशासन प्रियता, व्यवहार कुशलता। तो 66 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ब, अध्यापन में दक्षता होनी चाहिए। ठीक है। और ये अध्यापक का क्या है, प्रमुख गुण भी है। ठीक। मतलब भाषणबाजी में मान लेते हैं, भाषणबाजी में वो बहुत पारंगत है, लंबा लंबा फेंक रहा है ना, तो अच्छा अध्यापक कहलाएगा क्या। अगर वो अध्यापन में अच्छे से समय नहीं दे पा रहा है, अच्छे से दक्ष नहीं है, तो वो क्या उसकी भाषणबाजी सही रहेगी, बिल्कुल नहीं।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67 है, विद्यालय भवन की दिशा होनी चाहिए। ये बिल्कुल नए टाइप का प्रश्न मेरे को लगा फ्रेंड्स। दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, पूर्व या फिर उत्तर पूर्व। मतलब जो विद्यालय का भवन है ना, वो उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए हमें बताना है फ्रेंड्स। ठीक, तो विद्यालय जो है फ्रेंड्स वो किस तरफ होनी चाहिए, तो उसका जो उत्तर मिला है वो है ऑप्शन नंबर आ, दक्षिण पूर्व होनी चाहिए। मतलब आपका जो जैसे ये वाला हिस्सा हो गया उत्तर हो गया, ये वाला हो गया पूर्व, ये वाला हो गया पश्चिम और ये वाला हो गया उत्तर वाला, मतलब दक्षिण वाला हिस्सा हो गया। तो जो विद्यालय भवन है वो किस दिशा में होनी चाहिए, वो दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। मतलब ये वाले पोर्शन में होनी चाहिए जो विद्यालय है, ये कहा जा रहा है। अब इसका कारण क्या है, वो जो मतलब इस प्रश्न को बनाए हैं उसको पता होगा कि ये मतलब क्यों होनी चाहिए दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न है, छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा या फिर उपर्युक्त सभी। तो 68 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी के कारण से क्या है, छात्रों में खेल कूद की जो क्रियाएं हैं उसको भाग लेना आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न है, आज के युग में कंप्यूटर शिक्षा पर बहुत बल दिया जा रहा है। एक शिक्षक के लिए इसका प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। कोई ज़रूरी नहीं है जो अध्यापक इसमें रुचि ले उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। नई नियुक्ति के समय योग्यता पर ध्यान दिया जाए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर मिलने वाला है वो है ऑप्शन नंबर अ मिलने वाला है। ये बहुत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक को इसका प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक रूप में लेना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक प्रभावकारी होती है, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, सिनेमा या फिर फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। तो दृश्य भी है और श्रव्य भी, मतलब देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो टेलीविज़न में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रोजेक्टर में भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, सिनेमा में भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर में भी देख और सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से जो सबसे अधिक प्रभावकारी है उसको हमें बताना है। तो 70 नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेलीविज़न। आप सभी को पता है कि सिनेमा आप लगातार नहीं ले जा सकते, प्रोजेक्टर का उपयोग आप लगातार प्राथमिक स्तर पे प्रोजेक्टर आप के पास रहती ही नहीं है ना, और ना ही इतना फंड रहता है कि आप एक प्रोजेक्टर ले लें। ठीक है, और बाकी द ऑप्शन को तो आप छोड़ ही दीजिए। प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर यदि आप सहूलियत रूप में देखें तो टेलीविज़न ही आपको आसानी से मिल सकती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन कार्य करना अच्छा है क्योंकि वे माँ का स्थान ले लेती हैं, उनका कंठ मधुर होता है, शिक्षण स्त्रियों के लिए अच्छी नौकरी है या फिर वे गाना गा सकती हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं की बात की जा रही है फ्रेंड्स, है ना। तो प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन कार्य करना अच्छा है क्योंकि हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर अ, वे माँ का स्थान ले लेती हैं। जैसे माँ जो है अपने बच्चों को घर में बहुत अच्छे से सिखाती है ना, तो वैसे ही जो स्त्रियां रहती हैं वो अध्यापन कार्य के समय में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं। ठीक है, आप देखे होंगे अपने आसपास भी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं पूरे जो स्त्रियां हैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो स्त्रियां होती हैं जो शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं वो बहुत अच्छे से समझाती हैं। वैसे ही बहुत सारे शिक्षक जो शिक्षक के रूप में कार्य, पुरुष की बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। ठीक है, तो सभी मतलब स्त्री पुरुष बहुत अच्छे से सिखा पाए ऐसा ज़रूरी नहीं रहता। ठीक है, कुछ अच्छे रहते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। ठीक, अगला प्रश्न है, आपके विचार से पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र की रुचियों के अनुसार होना चाहिए, ऐसा हो जो छात्र की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है, ऑप्शन स छात्र की क्रियाशीलता का सदुपयोग करने वाला हो, या फिर ऑप्शन द है उपर्युक्त सभी। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है उपर्युक्त सभी,
क्योंकि जब ऑप्शन को आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे सदुपयोग की बात की जा रही है छात्र के लिए, ठीक है। छात्र की आवश्यकता के अनुसार बोला जा रहा है और उसकी रुचियों के अनुसार बोला जा रहा है। मतलब कुल मिला के पाठ्यक्रम जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक के रूप में आप बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए निम्न में से उपाय करेंगे। ऑप्शन है अ, शब्द को टुकड़ों में बांटकर श्याम पट पर लिख देंगे। ऑप्शन ब है, बच्चों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे। ऑप्शन स है, उनसे शुद्ध उच्चारण दोहराने को कहेंगे, या फिर उपर्युक्त सभी। तो 73 नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है उपर्युक्त सभी। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन मिलता है तो उनका सही होने का संभावना बढ़ जाता है फ्रेंड, ठीक। आप प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की अध्ययन विषय में रुचि बनाए रखने हेतु आप उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे ये बताना है। ऑप्शन अ है, विद्यार्थियों को लगातार कहते रहेंगे कि वे आपकी बात ध्यान से सुने। ऑप्शन ब है, कक्षा की खिड़कियों और दरवाजे बंद कर देंगे। ऑप्शन स, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। या फिर ऑप्शन द, लिखने का कार्य कराएंगे। तो रुचिकर बनाना है फ्रेंड्स, है ना। तो शिक्षण को क्या बनाएंगे आप, रोचक बनाएंगे। तो 74वें नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है। आप इस कथन से क्या है ये बताना है। पूर्णतया सहमत हैं, कुछ सीमा तक सहमत हैं, कुछ सीमा तक असहमत है, या फिर पूर्णतया असहमत है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर अ। मैं इस पे आपका विचार जानना चाहूँगा। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि यदि आपको अत्यधिक स्वतंत्रता मिल जाएगी तो आप क्या अव्यवस्था को जन्म देती है, इस बात से पूर्ण रूप से सहमत है या नहीं सहमत है। तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। शिक्षक अभिभावक मीटिंग सहायक होती है, किस लिए सहायक होती है हमें बताना है। ऑप्शन है, अभिभावकों से विद्यालय में लिए दान पत्र करने में, स्कूल के अधिक अच्छा प्रचार करने के लिए, स्कूल के कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, या फिर स्कूल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें समझने एवं अवगत कराने के लिए। तो शिक्षक अभिभावक जब मीटिंग होती है, ठीक है, पेरेंट्स और टीचर मीटिंग जब होती है तो वो सहायक होती है। क्यों होती है ये हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर द। जी, स्कूल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उन्हें समझने एवं अवगत कराने के लिए जो है टीचर और पेरेंट्स मीटिंग जो है वो आवश्यक रहती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। क्यों की गई है ये बताना है। ग्रामीण बच्चों को अध्ययन करने का अवसर प्रदान करने हेतु, या फिर ऑप्शन ब, शहरी एवं ग्रामीण दोनों बच्चे एक साथ अध्ययन कर सकें। ऑप्शन स, शहरी तथा गांव के प्रतिभाशाली छात्रों को अध्ययन के अवसर प्रदान करने हेतु, या फिर ऑप्शन द है, शहरी छात्रों के प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन हेतु। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर हमें मिल रहा है फ्रेंड्स वो क्या है, ऑप्शन नंबर स, शहरी तथा गांव के प्रतिभाशाली छात्रों को अध्ययन के अवसर प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा क्या है, नवोदय विद्यालय की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, मैं शिक्षक इसलिए बनना चाह रहा हूँ क्योंकि। आपको अब इस प्रश्न का स्वयं ही जवाब देना होगा, है ना। मैं इसको मान के चलिए आप लोगों के होमवर्क दे रहा हूँ। शिक्षक कार्य में मेरी रुचि अधिक है। ऑप्शन बी है, शिक्षण व्यवसाय में अच्छा वेतन और अधिक छुट्टियाँ मिलती हैं। गांव में रहकर अपने घर के कार्य करने में सुविधा होती है। या फिर ऑप्शन डी है, गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा का अवसर मिलता है। तो इसका उत्तर वैसे मेरे को पता है ना। तो चलो मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूँ, फिर भी आप अपने तरफ से उत्तर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो, ऑप्शन है, अच्छा वक्ता है, अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखता है, अपनी कक्षा के छात्रों से स्नेह रखता है, अपनी बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कह सकता है। तो अच्छा अध्यापक वही हो सकता है, कौन हो सकता है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अपनी बातों को जो अच्छे ढंग से, रोचक और प्रभावी ढंग से रख सकता है वो अच्छा अध्यापक हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपकी भाषणबाजी अच्छी है, आप अच्छा बोलने वाले हैं तो आप अच्छा अध्यापक होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स,
आप अपनी पुत्री को ऐसे विद्यालय में प्रवेश कराना चाहेंगे जहां केवल लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, धर्म और नैतिकता की शिक्षा पर बल दिया जाता है, पठन पाठन की समुचित व्यवस्था है, उन्हें घर गृहस्थी के कार्य में दक्ष बनाया जाता है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो 2 गलत ऑप्शन मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं वो एक तो ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें घर गृहस्थी के कार्य में दक्ष बनाया जाए, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, केवल लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, ये भी गलत ऑप्शन है फ्रेंड्स। दिए हुए 2 ऑप्शन में से अब सही ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स दिए हुए दोनों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पठन पाठन की समुचित व्यवस्था हो ऐसे विद्यालय में हम अपनी पुत्री को क्या करेंगे, प्रवेश कराना चाहेंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए 28-80 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, है ना। और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और मैंने उसी पर्पज़ से तैयार भी किया है। कुछ प्रश्नों के जवाब जिस पुस्तक से मैंने इन प्रश्नों को बनाया है ना, उस पुस्तक में गलत दी गई है ना। और लगातार जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो उसी पुस्तक से है ना। तो अब मैं उस पुस्तक के बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अब मैं उसका वैसे चलो बता ही देता हूँ। वो बुक जो है वो प्रबोध प्रकाशन की है ना। और प्रबोध प्रकाशन में जो प्रश्नों का स्तर है, जो उत्तर हमें मिले हैं, वो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सही में नहीं मिल पाए हैं फ्रेंड्स। तो मैं भी जब वीडियो बनाता हूँ तो उन्हीं प्रश्नों को शामिल करता हूँ, उन्हीं उत्तरों को शामिल करता हूँ। लेकिन कुछ उत्तर जो है जिसमें आप लोगों का कमेंट आता है, वो सारे उत्तर जो है वो मेरे हिसाब से भी सही होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और अपने तरफ से जो बेस्ट उत्तर है उसको चुनने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।